करंट डिवीजन रूल ये पैरेलल सर्किट पे लागू होता है, सीरीज सर्किट पे नहीं। सीरीज सर्किट पे इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि सीरीज सर्किट में लगे हर उपकरण पे करंट का मान समान होता है। आप सबको भी पता होगा कि सीरीज सर्किट में करंट समान होती है। अगर करंट का बंटवारा होता है तो कहां पे होता है? पैरेलल सर्किट में। तो करंट डिवीजन रूल इसे हम CDR बोलेंगे और ये किस पर लगेगा? तो रेजिस्टेंस पे, इंपीडेंस पे, इंडक्टर पे, कैपेसिटर पे और जी चालकता पे। अब ये सर्किट हम बनाएंगे और उसमें करंट का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप सब देखिएगा। देखिए ये सर्किट हम बनाते हैं, ये सोर्स हो गया और यहां से पहले हम रेजिस्टेंस पर इसको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो है I1 करंट है टोटल, इसमें I1 करंट आ जाएगी और इसमें I2 करंट आ जाएगी। अब जब ये I1 करंट यहां हो गई, I2 करंट यहां हो गई, तो इस ब्रांच फर्स्ट का रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और इस ब्रांच I2 का रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। टोटल करंट I है, सोर्स यहां पे इंक्लूड है। तो करंट डिवीजन रूल यानी CDR से हम करंट का मान ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच I1 का मान क्या होगा, सेकेंड ब्रांच I2 का मान क्या होगा। तो इसमें I1 का यदि मान निकालते हैं तो I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू I1 का मान निकालेंगे तो रेजिस्टेंस जो लेंगे वो I2 वाला रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो यहां पे R2 हो जाएगा अपन R1 प्लस R2। ये फार्मूला I1 करंट का हुआ। इसके बाद सेकेंड ब्रांच I2 में हम I2 ब्रांच यानी सेकेंड ब्रांच में I2 करंट का मान ज्ञात करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होगा? I2 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू, अब यहां रेजिस्टेंस I2 का निकाल रहे हैं तो R1 वाला यानी R1 रेजिस्टेंस अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये तो रहा सिर्फ 2 ब्रांच के लिए, लेकिन आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है कि 3 ब्रांच का मिले, 4 ब्रांच का मिले, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा करंट डिवीजन रूल से। अब उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पे हम एक और ब्रांच इंक्लूड कर दे रहे हैं और इस ब्रांच को हम कह रहे हैं कि ये कौन सी ब्रांच होगी? 3 नंबर ब्रांच होगी। करंट कितनी फ्लो होगी? I3 होगी। फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो I3 हो जाएगा। तो इसमें अब प्रत्येक ब्रांच यानी I1, I2, I3 का मान क्या होगा, अब उसका फार्मूला देखने का प्रयास करते हैं। तब उसका फार्मूला क्या बनेगा? और ये ऐसा फार्मूला है कि आप 2 ब्रांच पे भी निकालेंगे तो निकलेगा, 3, 4, 5 सब पे लागू होगा समान रूप से। अब यहां पे हम I1 का मान निकालते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा कि टोटल करंट I इंटू I1 करंट का रेजिस्टेंस 1/R1। देखिए I1 का रेजिस्टेंस R1 है तो 1/R1 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये I1 यानी फर्स्ट ब्रांच में करंट का मान हुआ। अब सेकेंड ब्रांच I2 का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा? टोटल करंट I इंटू I2 ब्रांच का रेजिस्टेंस इंटू 1/R2 हो जाएगा। क्यों R2 हुआ? क्योंकि I2 करंट सेकेंड ब्रांच का हम करंट निकाल रहे हैं अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये रहा I2 का। अब तीसरी ब्रांच जो है I3 का मान निकालते हैं तो I3 इक्वल टू क्या बनेगा? टोटल करंट I इंटू I3 का रेजिस्टेंस तो 1/R3 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रेजिस्टेंस का करंट डिवीजन रूल से हर ब्रांच में हम करंट का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला अगर और भी ब्रांच इसमें इंक्लूड होती है, 4, 5 और जितनी भी ब्रांच इंक्लूड होगी वो सब पर यह फार्मूला लागू होगा। हम देख लेते हैं प्रेरक पर करंट डिवीजन रूल कैसे लगता है। प्रेरक यानी इंडक्टर और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सर्किट डायग्राम इसका ड्रा करते हैं तो यहां पे एक इंडक्टर लगाएंगे और इसको L1 कहेंगे, दूसरा इंडक्टर यहां पे लगा देंगे और इसको L2 कह देंगे। और पहले हम 2 ही ब्रांच पे आपको करंट डिवीजन रूल लगा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए 2 इंडक्टर पैरेलल में लगे हैं और
फर्स्ट ब्रांच जो है इंडक्टर की, इसमें I1 का मान करंट डिवीजन रूल के माध्यम से निकालना है और फिर I2 का मान करंट डिवीजन रूल से ही निकालना है। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा? तो इसका जो I1 करंट का मान यानी I1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो टोटल करंट I इंटू, अब ये I1 फर्स्ट ब्रांच की निकाल रहे हैं ना, I1 करंट का मान निकाल रहे हैं, तो I2 का इंडक्टर का मान यहां रखेंगे, यानी I2 है तो यहां L2 हो जाएगा अपन L1 प्लस L2 हो जाएगा। फिर दूसरी ब्रांच में तो I2 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू, अब यहां पे L1 का ले लेंगे तो L1 अपन L1 प्लस L2 हो जाएगा। ये तो रहा दो ब्रांच के लिए, लेकिन आगे भी अगर ब्रांच इंक्लूड हो तो वहां पे ये न लागू होकर दूसरा इसका फार्मूला आएगा, तो वो देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। अब इसमें देखिए हम तीसरी ब्रांच एक और जोड़ दे रहे हैं इंडक्टर की, और ये थर्ड ब्रांच हो जाएगी L3, और इसमें करंट जो फ्लो होगी वो I3 फ्लो होगी। तो फिर इसमें करंट का फार्मूला क्या लगेगा? तो देखिए फर्स्ट ब्रांच में करंट डिवीजन रूल के माध्यम से हम I1 का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या फार्मूला बनेगा? I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू, अब इसी का इंडक्टर रखेंगे तो 1 अपान L1 का होल बटा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 बन जाएगा। अब दूसरी ब्रांच I2 का मान निकालते हैं तो क्या बनेगा? टोटल करंट I इंटू इसी ब्रांच का इंडक्टर तो 1 अपान L2 का होल बटा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 बन जाएगा। फिर अब तीसरी ब्रांच में I3 का मान निकालना होगा, तो क्या फार्मूला बनेगा? टोटल करंट I इंटू इसी का इंडक्टर तो 1 अपान L3 का होल बटा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। इस तरीके से इंडक्टर में पैरेलल में कनेक्शन हो तो उस डिवीजन रूल के माध्यम से हम I1, I2, I3 आगे भी ब्रांच और जुड़ी हो I4, I6, I5, तो इसी तरीके से इसका फार्मूला हम निकाल सकते। इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा होता है। अब प्रतिबाधा को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब सर्किट में इसको इंक्लूड करते हैं तो पहले आपको हम एक से ही बताते हैं, दो ब्रांच पे ही बताते हैं। ये जो हो जाएगा ये Z1 हो जाएगा, और यहां पे एक हम इंपीडेंस जोड़ देंगे, ये Z2 हो जाएगा। अब इस पे करंट डिवीजन रूल CDR लगा करके ब्रांच फर्स्ट में I1 का मान निकालना है और ब्रांच 2 I2 का मान निकालना है। इसमें करंट डिवीजन रूल लगेगा तो फिर फार्मूला क्या बनेगा उसको देखिएगा। I1 का मान अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? टोटल करंट I इनटू इंपीडेंस I, फर्स्ट ब्रांच का I1 का हम मान निकाल रहे हैं करंट का ना, तो सेकेंड ब्रांच दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस को रखेंगे, तो यहां पे Z2 का मान आएगा। यहां ध्यान दीजिएगा I1 का मान I1 करंट का निकाल रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस दूसरी ब्रांच का रखेंगे Z2 अपान नीचे में Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी ब्रांच में यदि हम करंट I2 का मान निकालते हैं तो क्या होगा? टोटल करंट I इनटू I2 का मान निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ब्रांच का इंपीडेंस रखेंगे Z1 अपान Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो ये तो रहा दो ब्रांच का। अब इसी में अगर इंपीडेंस 3 ब्रांच 4 ब्रांच और भी आगे बनी हो तो फिर उसके लिए फार्मूला क्या होगा उसको अब देखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम एक और सर्किट जोड़ दे रहे हैं पैरेलल में, मतलब तीसरा इंपीडेंस इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, Z3 हो जाएगा। और इसमें करंट जो फ्लो होगी वो I3 करंट फ्लो होगी, तो फिर इसमें करंट का मान क्या होगा अब इसमें देखते हैं। ये जो फार्मूला होगा हर ब्रांच पे, कितने भी ब्रांच अगर पैरेलल में लगी हो तो उसमें करंट डिवीजन रूल ये लगेगा। अब इसमें देखिए I1 का मान क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I1 करंट टोटल करंट I इनटू इसी का इंपीडेंस तो क्या लिखेंगे 1 अपान Z1। अब टोटल सर्किट के इंपीडेंस तो 1 अपान Z1 प्लस 1 अपान Z2 प्लस 1 अपान Z3 हो जाएगा। ये तो रहा I1 का। अब फिर दूसरी ब्रांच I2 में अगर हम करंट का मान निकालते हैं तो क्या होगा?
तो I2 इक्वल टू टोटल करंट I ये वाली इनटू I2 है, तो फिर I2 का इम्पीडेंस 1/Z2 अपान 1 टोटल इम्पीडेंस Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। ये हो जाएगा I2 ब्रांच यानी I2 का मान। अब थर्ड ब्रांच I3 का मान अगर निकालते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, टोटल करंट I इनटू I3, तो I3 का इम्पीडेंस तो 1/Z3 का होल बटा 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 हो जाएगा। तो ये तो रहा कि पैरेलल में इंपीडेंस लगे हो, कितनी भी ब्रांच इंक्लूड हो तो फिर उसमें करंट डिवीजन रूल के माध्यम से हम उसमें करंट का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए करंट डिवीजन रूल जो लगता है उसका अगर सेम फार्मूले की बात किया जाए तो R अभी हम आपको बताए, इसके बाद L का बताए, इसका Z का बताए, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और इंपीडेंस इन तीनों का सेम फार्मूला बनता है। अब रहा बात कि G का और C का, तो हम G का पहले देख लेते हैं या C का पहले, C का ही देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे एक कैपेसिटर जोड़ दिए और यहां पे एक कैपेसिटर जोड़ दिए, इसको C1 बोल दिए और इसको C2 बोल दिए, और ये दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेलल में आपस में जुड़े हैं, और C1 में I1 करंट फ्लो हो रही है और C2 में I2 करंट फ्लो हो रही है। तो C1 का मान करंट डिवीजन रूल से कितना होगा उसको इसमें ज्ञात करना है। तो ये कैपेसिटर है यानी संधारित्र। अब संधारित्र को रिप्रेजेंट करते हैं C से और ये इसका सिंबल्स है। तब इसमें पहला कैपेसिटर यानी I1 यानी फर्स्ट ब्रांच में I1 जो करंट है इसका मान कैसे ज्ञात होगा, तो ये देखिए I1 इक्वल टू टोटल करंट I इनटू, अब यहां पे क्या रखेंगे कि जिस पीछे में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और इंपीडेंस का ठीक उल्टा बन जाएगा यहां पे फार्मूला। अब जो करंट, जिस ब्रांच की करंट हम निकाल रहे हैं उसी के कैपेसिटर को यहां रखेंगे, यानी C1 ही आएगा अपन C1 प्लस C2, दोनों ब्रांच का योगफल नीचे हो जाएगा। तो I2 करंट निकाल रहे हैं तो टोटल करंट I इनटू I2 ब्रांच का ही कैपेसिटर मान तो हो जाएगा C2 अपन दोनों कैपेसिटर का योगफल हो जाएगा C1 प्लस C2। ये तो 2 पर हुआ, लेकिन अगर हो सकता है कि क्वेश्चन 3 ब्रांच लगा के पूछे, 4 ब्रांच लगा के पूछे, तो उसका कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें हम एक और ब्रांच बढ़ा दे रहे हैं, तीसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच जब हम कैपेसिटर की एक जोड़ते हैं तो इसको C3 कह देते हैं और इसमें करंट का फ्लो जो होगा वो I3 होगा। तो फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो सेम बनेगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, तो नीचे में अंतर आएगा। तो देखिए अगर I1 का मान हम निकालते हैं तो I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू C1 ही होगा, क्योंकि I1 ब्रांच के ही कैपेसिटर मान लेना है। तो C1 अपन यहां पे 3 ब्रांच आ गई ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तब यहां पे तीनों का योगफल नीचे हो जाएगा, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये I1 का मान होगा। इसके बाद दूसरी ब्रांच I2 का मान अगर हम निकालते हैं करंट का, तो टोटल करंट I इंटू C2, इसी के कैपेसिटिव मान को लेना है, कैपेसिटर को लेना है, अपन फिर नीचे तीनों ब्रांच का योगफल, तो यहां C3 हो जाएगा। फिर इसी में अगर हम I3 का मान निकालते हैं, तीसरे नंबर ब्रांच में करंट का मान क्या होगा, तो क्या होगा, टोटल करंट I इंटू इसी का कैपेसिटर, मतलब कि I3 करंट का हम मान निकाल रहे हैं तो इसी के कैपेसिटर मान को लेंगे, तो C3 हो जाएगा अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये तो रहा। अगला अब है चालकता। चालकता यानी ये G हो जाएगा। चालकता को कंडक्टेंस बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं G से। अब यहां पे इस ब्रांच में हम G जोड़ते हैं और सर्किट ड्रा करते हैं। तो यहां देखिएगा, यहां पे हम G1 बोल दिए और यहां पे हम G2 बोल दिए, G2 हो गया। अब दो चालकताएं आपस में ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेलल में कनेक्शन इनका बना है, और G1 में I1 करंट फ्लो हो रही है और G2 में I2 करंट फ्लो हो रही है, और सोर्स ये है और टोटल करंट I है। तो
तो इसमें CDR करंट डिवीजन रूल लगा करके हमें I1 और I2 करंट का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, अब उसका फार्मूला यहां हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए I1 का यदि मान निकालते हैं फर्स्ट ब्रांच की करंट का I1, तो यहां पे I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू I1 है तो इसी की चालकता को यहां रखेंगे G1 अपान दोनों ब्रांच की चालकता का योगफल यानी G1 प्लस G2 हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रांच की करंट ऐसे निकालेंगे। फिर दूसरे ब्रांच की करंट हमको निकालना होगा I2 का मान, तो क्या करेंगे, टोटल करंट I इंटू दूसरी ब्रांच की चालकता कितनी है G2, तो फिर यहां G2 रख देंगे अपान दोनों ब्रांचों के चालकता का योगफल यानी G1 प्लस G2 हो जाएगा। तो इस तरीके से दो ब्रांच अगर चालकता की है, आपस में पैरेलल में है, तो दोनों में करंट का मान इसी रूल से CDR लगाते हैं, तो ऐसे इसका फार्मूला होगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो 3 ब्रांच 4 ब्रांच और भी ब्रांच इंक्लूड कर ले, तो उस पर कैसे फार्मूला बनेगा तब उसको देख लेते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर की ब्रांच यहां पे हम G3 को लगा देते हैं और यहां से इसमें करंट I3 हो जाएगी। अब यहां पे 3 चालकताएं हैं, आपस में पैरेलल में है और प्रत्येक में I1 I2 I3 करंट फ्लो हो रही है, तो फिर इस पर CDR लगाएंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अब यहां पे देखिए तो सेम होगा। देखिए यहां पे कुछ अंतर नहीं होगा, सिर्फ नीचे में जिससे कि पीछे आप कैपेसिटर का देखे थे उसी तरीके से सेम फार्मूला बनेगा। अब I1 फर्स्ट ब्रांच की करंट I1 का यदि हम मान निकालते हैं तो I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू I1 ब्रांच की चालकता G1 अपान टोटल ब्रांच के चालकताओं का योगफल यानी G1 प्लस G2 और एक और चालकता है G3, तो ये G3 हो जाएगा, ये I1 का मान हो जाएगा। दूसरी ब्रांच I2 का मान निकालते हैं तो टोटल करंट I इंटू I2 ब्रांच की ही चालकता G2 रख देंगे अपान नीचे में सभी चालकताओं का योगफल यानी G1 प्लस G2 प्लस यहां पे G3 हो जाएगा। इसके बाद अब तीसरे नंबर की ब्रांच की करंट हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, I3 इक्वल टू अब क्या होगा, टोटल करंट I इंटू I3 ब्रांच की ही चालकता को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा G3 अपान तीनों ब्रांच की चालकता का योगफल यानी G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा। तो ये क्या रहा, ये चालकता पे करंट डिवाइडर रूल के माध्यम से हम ऐसे करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर फार्मूला किसका किसका सेम बनेगा, तो R यानी रेजिस्टेंस, इसके बाद L इंपीडेंस Z, इन तीनों का फार्मूला करंट डिवीजन रूल में सेम बनता है। और इसके बाद G और C मतलब चालकता और ये कैपेसिटेंस, इन दोनों का मान इनके अपोजिट माने विपरीत बनता है, लेकिन इन दोनों का अब आपस में समान होता है। तो ये करंट डिवीजन रूल आप सबको उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जरूर आपके बीच लाएंगे, तो इसी पर न्यूमेरिकल लाएंगे, तो वहां जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।